नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीके एक्सप्रेस में। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं उम्मीद और विश्वास करूंगा कि आपकी मेहनत भी बढ़ेगी। आइए मेहनत से इस जहां को बदल दे। आपका स्वागत। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन नहीं जानता। वर्तमान भारत का जो स्वरूप है उसको पूरा आज जिस रूप में आप देख रहे हो इन्हीं महान व्यक्तित्वों की देन है। और दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक पर मैं आपको करंट क्वेश्चन तो देता ही देता हूं, और साथ में जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन था उस दौरान वल्लभ भाई पटेल जी और आजादी के बाद बिल्कुल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इतिहास के, हिस्ट्री के, वो भी आपको 10 मिनट में 20 मिनट में मिल जाएंगे। कोई लंबी क्लास नहीं चलेगी, कोई बोर होने की आपको जरूरत है। आइए अब आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो आज है राष्ट्रीय एकता दिवस। याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती है आज। याद रखोगे ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। याद रखोगे और गृह मंत्री भी बने थे। याद रखोगे उप प्रधानमंत्री का आपसे कार्यकाल पूछा जा सकता है तो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 याद रखोगे। और गृह मंत्री के तौर पर जब ये गृह मंत्री बने थे, क्योंकि देखो टाइम कम होता है तो मैं आपके लिए बहुत सारा मैटर लिख कर रखता हूं तैयार, मुझे बहुत याद आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो गृह मंत्री के तौर पर आईसीएस को, इंडियन सिविल सर्विसेज को, खतरनाक क्वेश्चन है आईसीएस सिविल मैंने नागरिक, याद रखोगे भारतीय नागरिकता जो सेवाएं हैं उसको आईएएस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने बदला था। याद रखोगे अंग्रेजों के टाइम पे जो हमारी परीक्षा होती थी आईसीएस बोलते थे उसको, इंडियन सिविल सर्विस को याद रखोगे आजादी के बाद आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में बदलने का कार्य किन्होंने किया था? गृह मंत्री के तौर पर वल्लभ भाई पटेल। आइए अब चलते हैं बोर्ड के उस कॉर्नर के ऊपर, वहां मैंने क्या लिखा है 2020। पहले करंट जान लेते हैं इस महान व्यक्तित्व के बारे में। आज इनकी 145वीं जयंती है। याद रखोगे तो जन्म इनका पूछे आपसे कोई तो आज 31 अक्टूबर ही है। 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद जगह कहां पर है? गुजरात जिले में है, गुजरात राज्य में है, सॉरी। तो नाडियाद के कारसबद के खेड़ा जिला, गुजरात के खेड़ा जिला के कारसबद में इनका जन्म नाडियाद में हुआ है 31 अक्टूबर 1875। आइए कुछ नई बातें जान लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो करंट जीके का जो बनेगा ना, करंट जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? अब 31 अक्टूबर 2020 को कौन सी जयंती मना रहे हो आप सरदार पटेल जी की? तो 145वीं जयंती है। और इसी दिन याद रखोगे मोदी जी आज कहां पर हैं? गुजरात के अंदर हैं, केवड़िया नामक स्थान पर है, नर्मदा जिला में है, जहां पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो याद रखोगे एकता परेड का आयोजन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया मैंने? 145वीं जयंती है 31 अक्टूबर 2020 को। नंबर 2 क्वेश्चन मैंने क्या बनाया कि एकता दिवस पर एकता परेड का आयोजन कहां किया जा रहा है? यह याद रखोगे आप गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर, नर्मदा जिला के अंदर मोदी जी इस परेड का नेतृत्व देखेंगे। याद रखोगे। सेकंड क्वेश्चन अब मैंने क्या बना दिया? मोदी जी क्या कर रहे हैं? स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी है ना, जो आप सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल जी के आपने खूब सारे रट्टे लगा रखे होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, एकता की जो मूर्ति है ना, याद रखोगे ये सरदार पटेल की 137वीं जयंती में, याद रखोगे 31 अक्टूबर 2013 को घोषणा की गई थी। याद रखोगे इसको बनाने की घोषणा कब की गई थी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने की घोषणा कब की गई थी? याद रखोगे 137वीं जयंती पर 2013 31 अक्टूबर याद रखोगे बनानी स्टार्ट की है। याद रखोगे और कहां बनाई जा रही है? ये मूर्ति कहां पर बनी है? तो याद रखोगे जो नर्मदा नदी है उसके सामने एक टापू है, एक ऊंची चट्टान है, साधु बेट, चट्टानी द्वीप है, एक साधु बेट। याद रखोगे केवड़िया नामक स्थान है, बार बार बता रहा हूं, नर्मदा जिला है, गुजरात है, वहां साधु बेट जो एक चट्टानी द्वीप है, साधु बेट के ऊपर इसको बनाया गया है। 2013 में बनना स्टार्ट हुआ था इस मूर्ति का जो निर्माण। और याद रखोगे
2018 को ये राष्ट्र को समर्पित कर दी गई थी। 3000 करोड़ रुपए का इसके अंदर खर्चा लगा था। रामजी सुथार, सॉरी अब मेरे मुंह से निकल गया, मुझे ये बताइए मैंने सही बोला या गलत बोला। अब कमेंट बॉक्स में इस मूर्तिकार का नाम चाहिए मुझे, और इस मूर्ति के बारे में आप क्या पढ़ते हो। ये आप पढ़ते हो जी 182 मीटर ऊंची है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी तिगुनी ऊंची है, याद रखो। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन को बदलेगा तो कैसे बदलेगा, टोटल लेंथ किसकी लंबाई कितनी है, 240 मीटर है, याद रखोगे। 58 मीटर का इसके अंदर एक आधार, एक बेस तैयार किया गया, 58 मीटर का एक आधार तैयार किया गया है। तो उस 58 मीटर का आधार बेस तैयार करके उसके ऊपर 182 मीटर की मूर्ति को बनाया गया है। टोटल लेंथ पूछे विद बेस विद आधार तो 240 मीटर है। 2013 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, 2018 में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। एकता परेड का आयोजन आज वहां पर हो रहा है। इसके अलावा नया जो मैटर है 2020 का, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से नई चीजें क्या आ सकती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया, आज मोदी जी वहां उद्घाटन कर रहे हैं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, याद रखोगे। ये जंगल सफारी भी है, मोदी जी ने यहां पर सफारी भी की है, जंगल के अंदर घूमे भी है मोदी जी। तो क्वेश्चन आएगा सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क कहां पर है, तो वही बात है केवड़िया नामक स्थान, नर्मदा जिला, गुजरात, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नजदीक का इलाका है, याद रखोगे। और इसी दिन मोदी ने यहां पर क्या उद्घाटन किया है, याद रखो। आज क्या करेंगे वो, केवड़िया मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि केवड़िया, याद रखो केवड़िया नामक स्थान पर ही है ना ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो केवड़िया मोबाइल एप्लीकेशन का भी मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का भी मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। सब मैटर गुजरात का चल रहा है आपके सामने। फिर आरोग्य वन, इसके अलावा आपसे पूछ ले इस मूर्ति के जो आसपास का इलाका है वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आरोग्य वन भी है वहां पर। फिर एक है एकता मॉल, एक अच्छा सा मॉल बनाया गया है, एकता मॉल की भी वहां पर स्थापना की गई है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नजदीक, याद रखोगे। सॉरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैंने लिबर्टी बोल दिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यह एकता की मिसाल है ये मूर्ति। तो एकता मॉल, आरोग्य वन, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और केवड़िया मोबाइल एप्लीकेशन भी याद रखोगे आप। फिर उसके बाद में चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, यहां पर क्या है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी है, और एक न्यूट्री ट्रेन भी है, एक रेल का नाम भी है। मोदी जी ने भी उस रेल की यात्रा की है, बच्चों के लिए वहां एक रेल है। न्यूट्री ट्रेन, न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल और केवड़िया मोबाइल एप्लीकेशन, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, सब का उद्घाटन, आरोग्य वन, ये सारे के सारे 2020 के नए क्वेश्चन हैं एट प्रेजेंट डे में बोल रहा हूं मैं पटेल साहब को लेकर, तो ये याद रखोगे। उसके बाद सरदार पटेल याद रखोगे, डायनेमिक लाइट, सरदार पटेल डायनेमिक लाइटिंग वहां विशेष तरीके से फोकस पड़ते हैं मूर्ति के ऊपर, रात के समय बहुत अच्छा नजारा होता है। तो क्या है, सरदार पटेल डायनेमिक लाइट का भी उद्घाटन मोदी जी वहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा काफी दिन से क्वेश्चन आप पढ़ भी रहे होंगे, बहुत बार आपने पढ़ भी लिया, सी प्लेन सेवा, समुद्र के ऊपर, अब आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, प्लेन उतरता है पानी के ऊपर, है ना, हवा से पानी में उतरता है। तो सी प्लेन सेवा कहां से कहां शुरू की जा रही है, साबरमती आश्रम है ना गुजरात के अंदर, तो साबरमती नदी के किनारे से लेकर नर्मदा जो झील है, नर्मदा जो टापू है आपका, नर्मदा जिला है, तो यहां से लेके और साबरमती दोनों के बीच में सी प्लेन सेवा का भी मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जी केवड़िया मोबाइल एप्लीकेशन मैंने दोबारा लिख दिया, तो ये याद दिलवाने के लिए आपको। फिर जी यूनिटी, ये है यूनिटी ग्लो गार्डन, ग्लो यानी कि चमक, ये तो यूनिटी ग्लो गार्डन पूछे, केवड़िया मोबाइल एप्लीकेशन पूछे, सी प्लेन सेवा पूछे, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क पूछे, एकता याद रखोगे, एकता मॉल पूछे, और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क पूछे, एकता परेड पूछे। तो ये सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं, याद रखोगे। 145वीं जयंती पर आज आप अप टू डेट हो, आपके पास ये सारे क्वेश्चन अभी 9:15 नहीं हुए, उससे पहले आपके पास मैंने तो भेज दिए हैं। तो ये वाला टॉपिक आप कवर रखना। अब थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी, इतिहास में या राजनीति विज्ञान में या रियासतों के एकीकरण में इस महान व्यक्तित्व का क्या योगदान था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है मैंने, आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिए, रख लीजिए। मैं तो कहता हूं एक अक्षर भी मत छोड़िए। तो क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती है, ठीक है। तो अब इनका पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछ ले, पूरा नाम अगर आपका इनसे कोई पूछ ले, तो सरदार वल्लभ, यहां आएगा झावेर,
बी के पापा का नाम था ये झवेर भाई, इनके पिताजी का नाम है लाडवा देवी, इनकी मां का नाम है लाडवा देवी के पुत्र थे, चौथी संतान थी, 3 इनसे बड़े भाई और थे, याद रखोगे। तो पूरा नाम इनका क्या आएगा, याद पिताजी का नाम साथ जुड़ता है, गुजरात में पटेल जो ये अपने पिताजी का साथ जोड़ते हैं, दक्षिण में भी आप फिल्मों में देखा होगा आपने मूवीज में, तो अपने पिता का दादा का नाम साथ जोड़ते हैं नाम के, याद रखोगे। सरदार पटेल झवेर भाई पटेल है इनका पूरा नाम, तो ये झवेर बीच में आएगा, याद रखोगे पूरा नाम सरदार वल्लभ झवेर भाई पटेल पूरा नाम है। जन्म मैंने आपको बता ही दिया 31 अक्टूबर 1875 नाडियाद के कारसमद के खेड़ा जिला गुजरात। एक कारसमद इंपोर्टेंट है, नाडियाद इंपोर्टेंट है, खेड़ा जिला याद रखोगे। और खास बात इन्होंने 10वीं की, जो देखो इनसे एक बात सीखो, मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती, कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। तो क्या था, 10वीं कक्षा इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में पूरी की थी 1897 में। 75 में जन्म है इनका, 1897 में 10th क्लास देख लो, 22 साल की उम्र में तो इन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बाद देखो गृह मंत्री बनना, एडवोकेट बनना, लंदन जाना, बारदोली सत्याग्रह, याद रखो ये खेड़ा सत्याग्रह, रियासतों का एकीकरण, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, देखो सीखो इनसे यहां से, तो कितना कुछ किया इन्होंने। तो फिर क्या आया, इनका निधन मैंने साथ ही लिख दिया, तो 15 दिसंबर 1950 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जयंती सब याद कर रहे हैं, इनका निधन पूछ लिया जाए पेपर में। तो 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे में रहते थे, याद रखोगे भाई, उस वक्त ये बॉम्बे में थे, याद रखोगे। और खास बात आपको विश्वास नहीं होगा, जब इनकी मृत्यु हुई तब भी इनकी जेब में मात्र 260 रुपए, भारत के गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी, कितने सिंपल, कितने आप सोचिए कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे, सिर्फ 260 रुपए जेब से प्राप्त हुए थे इनके, जब इनकी मृत्यु हुई है 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे में मृत्यु हुई है। फिर 19, अब मैंने पॉइंट बना दिया नए, बिल्कुल जो एग्जाम में आ सकता है। तो 1913 में ये भारत लौटे हैं लंदन से, वकालत, एडवोकेट थे, वकील थे, तो वकालत इन्होंने कार शुरू की। 1913 में भारत लौटकर अहमदाबाद को अपनी कार्यस्थली बनाया, अहमदाबाद कोर्ट, याद रखोगे, अहमदाबाद में वकालत शुरू की इन्होंने। 1917 में इन्होंने याद रखोगे सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव जीता था अहमदाबाद में। 1917 में दोस्तों के कहने पर सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव, पहला चुनाव जीता इन्होंने अपनी जिंदगी का। 1917 में सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव जीता है। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आप खूब पढ़ते हो, 1918 के अंदर, और खेड़ा मैंने आपको बता ही दिया इनकी जन्मस्थली है, याद रखोगे। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, और यहां पर महात्मा गांधी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि महात्मा गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे, तो उनकी अनुपस्थिति में एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जो ऐसे बड़े आंदोलन को ईमानदारी से संभाल सके। तो याद रखोगे मैंने वर्ड डाल दिया स्वेच्छा थे, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से पटेल साहब आगे आए, गांधी जी को कहा मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 का स्वेच्छा से नेतृत्व किया इन्होंने, याद रखोगे। फिर लिखा मैंने बारदोली, आप सब जीके किताबों में पढ़ते हो, इसको बुक्स के अंदर पढ़ते हो। तो बारदोली 1928, यहीं पर इनको सरदार पटेल की उपाधि मिली थी। लगभग 30% ज्यादा टैक्स लगान बढ़ा दिया था किसानों पर, तो वहां पर 2 अधिकारियों को इनकी बात माननी पड़ी, ये अपनी बात पर अड़िग रहे, कुशल नेतृत्व किया। दोनों अंग्रेज अधिकारियों का नाम मैंने लिख दिया, ये ब्लूमफील्ड, ये न्यायिक अधिकारी थे, ये ब्लूमफील्ड न्यायिक अधिकारी थे, मैक्सवेल राजस्व अधिकारी थे। इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को माननी पड़ी इनकी मांग, और लगान को घटाना पड़ा। और इसी से खुश होकर, इस नेतृत्व से खुश होकर, आप पढ़ते ही हो, महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार पटेल की उपाधि से, सरदार की उपाधि से इनको नवाजा था। तो ये 2 अंग्रेज अधिकारियों का नाम यहाँ पूछा जा सकता है, इनको इसकी मांग माननी पड़ी थी। फिर मैंने क्या लिखा, रियासतों के एकीकरण आप पढ़ते ही हो कि 562 रियासतें भारत की, याद रखोगे 562 रियासतों का एकीकरण करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि मैंने यहां लिखा है कि भारत का 40% क्षेत्रफल, वर्तमान भारत का 40% क्षेत्रफल था, जो अगर ये एकीकरण नहीं करते तो ये रियासतें पाकिस्तान में मिल सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी, तो आज का हमारा मजबूत और विशाल भारत नहीं बन पाता।
तो उसके लिए इन्होंने जूनागढ़ गुजरात में ही आपको पता है, तो जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारत में मिलाया। याद रखोगे जूनागढ़ को जो रियासत थी जो मान नहीं रही थी भारत में मिलने के लिए, तो 9 जून 1947 को भारत में मिलाया इन्होंने। और पूछ ले तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह, जनता की राय, पब्लिक ओपिनियन कब लिया गया? फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत करवाया गया और वहां की जनता ने भारत में रहने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया। तो जूनागढ़ पे क्वेश्चन आ सकता है। भारत में 47 में मिला है और उसमें जनमत हुआ 1948 में। अगला क्वेश्चन हैदराबाद का है। हैदराबाद को मैंने पॉइंट आउट किया, आप हमेशा पढ़ते हो हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो पढ़ते हो आप, ऑपरेशन पोलो, बिल्कुल सही बात है भाई। किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया? क्योंकि हैदराबाद का जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ साठगांठ में लगा था। पटेल जी को खबर लगी तो इन्होंने एकमात्र, याद रखोगे, एकमात्र हैदराबाद रियासत ही ऐसी थी जहां पर सेना का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि भारत की एकमात्र रियासत जिसको सेना भेजकर भारत में मिलाया गया था, तो आंसर आएगा हैदराबाद। हैदराबाद को 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया था और नवंबर 1948 में विलय का प्रस्ताव हैदराबाद के भारत में, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय का प्रस्ताव नवंबर 1948 में स्वीकार कर लिया गया था। याद रखोगे 562 रियासतें मैंने लिखी दी है और भारत का 40% क्षेत्र जो है इन रियासतों में था। सोचो अगर ये एकीकरण नहीं करते, पटेल जी अपना बैग उठाकर नहीं निकलते तो क्या होता? याद रखोगे। बड़े अच्छे अच्छे किस्से याद आ रहे हैं मुझे। नागपुर गए पटेल साहब, वहां 38 राजाओं की छोटी छोटी रियासतें थी, तो उनको क्या बोलते थे? याद रखोगे, वहां जो भी जाता था उसको तोप की सलामी दी जाती थी वहां पर जाने वाले को, तो उनको याद रखोगे सैल्यूट रियासतें बोलते थे नागपुर की रियासतों को, उनको भी अपने अंदर मिलाया। फिर कहां गए पटेल जी? मुझे याद आ रहा है तो बता रहा हूं, फरीदकोट कहां पर है? पंजाब, पटियाला के नजदीक। पटियाला पहुंचे तो रियासत का खजाना खाली था, वो भारत में मिलने के लिए तैयार थे पटियाला के महाराजा। और जब फरीदकोट गए ना तो वो थोड़ी सी आनाकानी कर रहे थे फरीदकोट के जो राजा थे, तो इन्होंने क्या किया? पटेल जी ने अपने जेब से रेड इंक, लाल पेन निकाला और फरीदकोट पर एक लाल घेरा लगा दिया और बोले अब क्या मर्जी है आपकी। तो फरीदकोट के महाराजा समझ गए कि अगर इन्होंने रेड राउंड लगा दिया, लाल पेन से लाल लकीर खींचती है, तो यहां पर सेना की कार्रवाई हो सकती है। बोला साहब मैं भी आपके साथ हूं। तो ऐसे थे हमारे सरदार पटेल, श्याम दाम दंड भेद, बड़ा महान व्यक्तित्व था ये। फिर जी पटेल परस, देखो रियासतों के एकीकरण में आप सिर्फ पटेल का नाम सुनते हो ना, वहां से काम नहीं चलेगा आपका। तो पटेल के साथ मैंने क्या लिख दिया? वीपी मेनन साहब, इन्होंने पूरी मदद की है पटेल साहब की रियासतों के एकीकरण में। तो पटेल प्लस वीपी मेनन, रियासतों का एकीकरण। तो मेनन साहब का नाम भी मत भूल जाना आप रियासतों के एकीकरण में, पटेल और वीपी मेनन याद रखोगे। और रियासत विभाग की स्थापना, इनका एकीकरण करने के लिए स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन आ जाए रियासत विभाग की स्थापना कब की गई पटेल जी के द्वारा? तो 5 जुलाई 1947 को। और सबसे बड़ा जो उन्होंने महान काम किया, जो सोमनाथ का मंदिर है, जो सौराष्ट्र है और जो गुजरात है, याद रखो, जिसने उस लुटेरे ने बहुत बार लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प भी 13 नवंबर को, याद रखो, किसने किया था? सरदार पटेल ने। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से भी इनका संबंध है। बोले दोबारा बनाओ मंदिर को, तोड़ा क्यों? टूट गया, कोई बात नहीं, नया बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब यहां मैंने क्या लिखा है? सरदार पटेल के बारे में जितनी भी उन्होंने लेटर लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, तो यहां पर मैंने लिखा है सरदार पटेल चुने हुए व्यवहार पत्र 1945 से 50 के बीच में जो इन्होंने भिन्न रियासतों को पत्र लिखे थे ना, उनका एक संग्रह छपा था और ये वी शंकर संपादक ने छापा था। फिर है जी भारत विभाजन, फिर है जी मुसलमान और शरणार्थी, फिर है जी कश्मीर और हैदराबाद, फिर है जी गांधी, नेहरू और सुभाष, फिर है जी आर्थिक व
विदेश नीति, ये सारे के सारे है ना प्रभात प्रकाशन के द्वारा छापे गए हैं। और इन सब में किससे संबंधित किताबें हैं? ये सारी की सारी पटेल साहब के बारे में सारी किताबें हैं, याद रखोगे। उम्मीद है दोस्तों यहां आपने 2020 का पढ़ लिया सारा, यहां आपने इनका बैकग्राउंड पढ़ लिया सारा, तो आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मेरे को, क्या कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है उनके नाम से राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्र कौन सा पुरस्कार, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, या दिख जाएगा आपको। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी शुरू किया जाएगा। यह पुरस्कार कमल की पत्ती के ऊपर बनेगा, कमल के पत्ते पर बनेगा और 6 सेंटीमीटर ये लंबा होगा और 2 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा होगा। और इसके ऊपर लिखा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो यह पुरस्कार भी दिया जाएगा। किन व्यक्तियों को दिया जाएगा? जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के बारे में अच्छा कार्य करेंगे, भारत में एकता स्थापित करने का प्रयास करेंगे, एकता के मूल्यों को बढ़ाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को एक नया पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू किया गया है। कमल के पत्ते के, याद रखो, कमल के पत्ते के ऊपर, क्योंकि भारत रत्न आप पीपल के पत्ते के ऊपर पढ़ते हो, भारत रत्न पीपल का पत्ता और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार पटेल वाला कमल की पत्ती, याद रखोगे। 6 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। तो ये हर वर्ष का लगभग 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको राष्ट्रीय एकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, करंट क्वेश्चन, ये सारा आपको नजर आ रहा होगा। तो मेरी उम्मीद है कि आप किसी भी महान व्यक्तित्व को ऐसे पढ़े, बहुत खुशी होती है कि ये हमारे पूर्वज थे और इन्होंने हमारे को भारत इतना अच्छा बनाकर दिया। तो अब हमारा फर्ज है कि हम हमारे भारत को तन मन धन से अपना योगदान देकर और ज्यादा अच्छा बनाएं। मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, अपनी जिंदगी का एक पल भी व्यर्थ न गंवाएं। सुख दुख जीवन का हिस्सा है दोस्तों। किसी के जाने से, किसी के आने से न तो जिंदगी शुरू होती है न खत्म होती है। जितनी सांस आपके पास है मेरी तरह लगा दीजिए समाज सेवा में, सबके सहयोग में। भाईचारा हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आप सबको मैं सलाम करता हूं और हम सब एक हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।